ठीक है बेटा, अगला टॉपिक लेते हैं इसका। इसका अगला टॉपिक है रोटेशन ऑफ ए रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड। रोटेशन ऑफ ए रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी रॉड का मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन होने की वजह से उसमें कुल कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। जैसे मान लिया हमने कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है, यह मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है। अब यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया, एक कंडक्टर लिया, इस तरह से एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर का एक सिरा वो पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर है। यह कंडक्टर एलॉन्ग ओ के या इस तरह से रोटेट करता है, या रोटेट कर रहा है। किससे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है? या इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है बेटा, मान लेते हैं। अच्छा, इसका जो लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है, हमने मान लिया है कि इस रॉड की लेंथ कितनी है? L है। और इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं। किसी इंस्टेंट पर यदि इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाती है, मतलब यह रॉड यहां पे चला जाता है, यह कुछ इस तरह से हो जाती है, जैसे यहां मान लिया कि ये Q है, तो इस तरह से ये मूव कर रहा है, और ऐसे ये इस तरह से अगर रोटेट करे तो कुल मिलाकर ये क्या बनाएगा? एक इस तरह से सर्कुलर पाथ बनाएगा बेटा। ये ऐसा एक सर्कुलर पाथ बनाएगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली कट करते हुए पास करेगा। जब ये परपेंडिकुलरली कट करेगा तब उस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही चीज, यही हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कुल कितना होगा। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि ये रॉड पूरी तरह से एक राउंड कंप्लीट घूम जाता है, एक राउंड कंप्लीट घूम जाता है, तो कुल कितनी एरिया घूमेगा बेटा? और कुल एरिया घूमने में कुल कितना एंगल घूमेगा? तो सिंस इन 2 पाई एंगल, 2 पाई आप डिग्री बोल सकते हो, रेडियन बोल लो, 2 पाई रेडियन में कुल कितनी एरिया घूम रहा है बेटा? ये बता दो जल्दी। अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, तो ये L लेंथ ही इसकी एक तरीके से रेडियस बन गई। तो 2 पाई में कुल कितनी एरिया घूम रहा है? तो पाई L स्क्वायर। सही है क्या बेटा? R की जगह पे हमने L लिख लिया है, पाई L स्क्वायर घूमेगा। तो 1 रेडियन में कितना घूमेगा बेटा? 1 रेडियन में, तो 1 रेडियन में क्या? पाई L स्क्वायर अपान में 2 पाई, इतनी एरिया घूमेगा क्या? अगर 2 पाई रेडियन में पाई L स्क्वायर एरिया मूव करता है, तो 1 रेडियन में क्या कितना करेगा? इसको मैंने भेज दिया राइट साइड, ये ऐसे आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब मैं मान लेता हूं कि अगर इतना एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल में कुल कितना घूमेगा? तो देयरफॉर इन थीटा एंगल कुल कितना घूमेगा बेटा? तो हम क्या करेंगे? इसमें थीटा का मल्टीप्लाई कर दें, तो L स्क्वायर अपान में 2 इंटू थीटा। ये करेक्ट है क्या बेटा? बोलो, ये करेक्ट है क्या? इतनी बात समझ में आ गई? थीटा इक्वल टू L स्क्वायर अपान में 2 इंटू थीटा। अब इसे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करें, तो सिंस फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है, बोलो, B डॉट ए होता है, B डॉट ए या BA कॉस ऑफ थीटा। हाँ,
कोई नहीं, करंट तो दे ही नहीं रहे ना, करंट तो वहां पे हम प्रोड्यूस करा रहे हैं, करंट थोड़ी दे रहे हैं, इसको हम खुद ही रोटेट करा रहे हैं, खुद ही रोटेट करा रहे हैं। जैसे जनरेटर में जब हम लोग करंट प्रोड्यूस कराना रहता है तो उसको हम रोटेट कराते हैं किसी एक्सटर्नल पोर्ट से। जैसे उसमें एक इंजन लगा रखे हैं, उस इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर की कॉइल को हम मूव कराते हैं जिससे उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे इस कॉइल को हम इस कंडक्टर को रोटेट करा रहे हैं, इसके अलावा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखें कि अगर बी ए कॉस थीटा है तो थीटा कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो यहाँ पे जो भी ये एरिया बन रही है, एक लूप बन रहा है, उस लूप का बैक साइड में एरिया वेक्टर होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे जो थीटा आएगा वह थीटा 0 डिग्री आने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, बी ए मिल जाएगा। ये हमने फाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, ठीक है ये। हाँ बेटा बोलो। वन रेडियन इक्वल टू 180 पाई में 2 पाई, सॉरी 180 पर पाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये थीटा तो रेडियन ही होता है ना बेटा। एक मिनट, थीटा तो रेडियन ही तो होता है। आप ये पढ़े हो ना, 10th क्लास में पढ़ के आए, 11th क्लास में पढ़ के आए। ये सर्कुलर सिस्टम में ये जो थीटा हम लोग निकालते थे, थीटा रेडियन में ही होता था। अगर ये एल है और ये आर है तो थीटा इक्वल टू जो एल अपन आर निकालते थे, या थीटा ऑलवेज इन रेडियन, ये डिग्री में नहीं होता है, ये डिग्री में एंगल नहीं होता है बेटा, याद रहे। हाँ, यहाँ का जो एंगल है यह हमेशा सेंट्रल एंगल रेडियन में ही होता है। अब यहाँ पे बेटा जो ये थीटा में ये इतना एरिया मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इसी को एरिया लिख दिया। ये एरिया ही तो हमने निकाला है कि थीटा रेडियन में कुल कितनी एरिया कवर करेगा। ये एरिया, इस एरिया के प्लेस पे, एक मिनट, इस एरिया के प्लेस पे फाई इक्वल टू बी इंटू, और यहाँ पे एल स्क्वायर थीटा अपान में 2 हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करें कि ईएमएफ कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान में dt होता है, जहाँ पे डी फाई अपान dt चेंज इन फ्लक्स और माइनस साइन लेंथ लॉ की वजह से आता है। ऑलरेडी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। माइनस डी बाई डी टी इंटू फाई के प्लेस पे हम लोग लिख दें बी एल स्क्वायर थीटा अपान में 2। ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, ऐसा ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो माइनस बी एल स्क्वायर अपान में 2, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि एल जो है कंडक्टर की लेंथ है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। आगे मिल गया हमें डी थीटा अपान में डी टी, डी थीटा अपान में डी टी। डी थीटा अपान डी टी क्या है बेटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, एक तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा, उसको क्या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं क्या। डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू ओमेगा, ऐसा बोल सकते हैं इसको एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब हो गया कि माइनस डी एल स्क्वायर अपान में 2 इंटू में ओमेगा। यही बेटा हमें मिल गया E इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन का लिखना या न लिखना कोई मायने नहीं रखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करना होगा। क्लियर हो गया बेटा, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। हाँ बेटा बोलो। क्या बोल रहे हैं,
हाँ डायरेक्शन ही पता कर रहे हैं ना बेटा, अभी तो ये क्लियर हो गया क्या, ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया ना। हेलो जयेश बॉबी, ठीक है, ये डायरेक्शन पता चल गया। अब हम लोगों को ये सॉरी ये हमें पता चल गया, अब इसमें डायरेक्शन पता करें, पोलैरिटी पता करें। देखिए बेटा यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल हम यूज करेंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, मोशन किधर हो रहा है बेटा, या जो कंडक्टर है वो ऊपर जा रहा है, कंडक्टर ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, इसके मोशन के डायरेक्शन में हमने अपना थंब लगाया। हमारा मिडिल फिंगर किधर बता रही है, लेफ्ट साइड, परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड बता रही है। इसका मतलब इसमें कंडक्टर का करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, क्या करंट का डायरेक्शन ये आने वाला है क्या, बोलो जल्दी, क्या करंट का डायरेक्शन ये मिल रहा है क्या, इसमें बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, करंट का डायरेक्शन ये मिला। अब इसकी पोलैरिटी पता करें, पोलैरिटी करंट अगर इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस वाले सिरे से करंट बाहर होने वाला है, तो मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे ईएमएफ ज्यादा है, और यहाँ पे अंदर से अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ का जो पोलैरिटी कम है। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ की पोलैरिटी कम है और यहाँ की पोलैरिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अब एक स्पेशल केस देखिए, इसमें स्पेशल केस में मान लीजिए कि आपके पास एक व्हील है, आपके पास एक व्हील है, और इस व्हील में इस तरीके से बहुत सारी स्पोक्स लगी हुई है, जैसे अपने साइकिल का व्हील या मोटरसाइकिल का व्हील, इस तरीके से बहुत सारी स्पोक्स लगी हुई है। अब इस व्हील और इसके सेंटर के बीच में कुल कितना ईएमएफ होगा, अगर ये सारे क्या है, कंडक्टर है, और सभी के सभी थीटा एंगल से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, बोलो बेटा जल्दी से बता दो, कुल कितना होगा, यहाँ पे कुल ईएमएफ कितना होगा, -d∅dt। तो ये तो होगा ही -d∅dt, बट क्या इतना ही ईएमएफ आने वाला है, कुछ और आने वाला है, राजदीप? हेलो, इतना ही आएगा, रीजन पता है क्या, ठीक इतना ही आएगा बेटा, इसमें कुछ भी ईएमएफ चेंज नहीं होगा, रीजन पता है? हाँ, एक ही सर्कुलर होगा या बहुत सर्कुलर, वो तो घूम रहा है, पूरा घूम रहा है। चलिए देखिए, मैं इसका आंसर देता हूं, आप ये बता दो कि सारे तार जितने भी इसके स्पोक्स हैं, सभी का एक सिरा वो पे है बेटा, बोलो, और सभी का दूसरा सिरा एक पॉइंट पर है, ठीक है। अब याद करो वो चीज, जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे रेसिस्टर होते थे, ये बहुत सारे रेसिस्टर होते थे, और इन सभी का एक सिरा एक पॉइंट पर, दूसरा सिरा एक पॉइंट पर, बोलो ये कॉम्बिनेशन कौन था बेटा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में कुल इसका पोटेंशियल कितना होता था बेटा, क्या सभी रेजिस्टर का अलग अलग होता था या सेम होता था? सेम होता था, अलग अलग सेम है, तो यहाँ पे सभी का पोटेंशियल सेम होता था, तो ये सेम तो है बेटा, देखो सभी स्पोक्स का एक सिरा इस पॉइंट पर है, और सभी का दूसरा सिरा एक ही वायर से जुड़ गया है, ये बाहर का रिंग जो है एक ही वायर है, सबका दूसरे सिरा इससे जुड़ गया है। कहने का मतलब है कि ये सारे जो स्पोक्स हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, इसका मतलब सभी का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल मतलब क्या है, ईएमएफ, तो इसका मतलब सभी का ईएमएफ सेम होगा, मतलब इस सिचुएशन में भी जो ईएमएफ ई होगा या होगा -BL² /2 × में ओमेगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया।
चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।